एक्वारेजिया में HNO3 और HCl का क्या अनुपात होता है? 3:1 होता है, 1:3 होता है, 3:3 होता है, 1:1 होता है। सवाल आपसे पूछा गया है एक्वारेजिया जो होता है उसमें HNO3, इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो हमारे पेट के अंदर अम्ल होता है ना, वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। देखो जो भी आंसर है वो आपको तय कर लेना है, ठीक है। देखो दोस्तों, पूछे आपसे HNO3 और HCl का अनुपात कितना होता है? ये 1:3 होता है, ठीक है। ये कितना होता है? 1:3 होता है। अरे 1 2 3, तो इसका 3 अनुपात होगा और ये 1 अनुपात में होता है, तो लिखना आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया है। 1:3 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका, ध्यान रखिएगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ लोगों का आज जो है 3:1 फिक्स याद किया हुआ उन्होंने, मैंने उल्टा कर दिया ऊपर रसगुल्ला, ठीक है, ऊपर उल्टा कर दिया, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, SC मुखर्जी थे, JB कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे। बताओ क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, जो मौलिक अधिकार जो आपकी उप समिति है, संबंधित उप समिति के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, SC मुखर्जी, JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद। चारों आपके सामने आंसर, चारों क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। देखो सवाल पूछे आपसे यहां पर दोस्तों, यहां पर जो है वो उप समिति पूछा है। किसकी बात की गई? आपके उप समिति की बात पूछी गई है ना, तो उप समिति वाले का आंसर क्या होगा? JB कृपलानी होने वाला, ऑप्शन नंबर सी। टाए टाए फिस रसगुल्ला, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, लिख लो ऑप्शन नंबर सी। देखो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति पूछे आपसे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति जो है, अगर इसकी हम बात करें, लिखना इसके हेड कौन होते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं, ठीक है। इसमें अंदर दो क्या होती हैं? इसमें अंदर दो उप समिति होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती हैं? एक फंडामेंटल राइट की होती है और एक आपके माइनॉरिटी के लिए होती है। ये दो आपके अंदर उप समिति होती हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट जो होती है उसके हेड कौन होते हैं? उसके आपके JB कृपलानी जो है हेड होते हैं, ठीक है। और जो माइनॉरिटी जो होती है इसके हेड कौन होते हैं? SC मुखर्जी जो है वो इसके हेड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, JB कृपलानी आपका ठीक आंसर है। अरे अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ना। निम्न में से किस धरोहर को सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया? बताओ भाई साहब। एक दोस्तों वर्ड होता है ना, उसे कहते हैं हम लोग मोए मोए वर्ड। क्या बोलते हैं उसको? मोए मोए वर्ड कहते हैं। मुझे लगता है आज हर सवाल पे आपका मोए मोए निकलने वाला है। बताओ इनमें से किस धरोहर को सबसे पहले यूनेस्को में शामिल किया गया? ठीक है, सांची का स्तूप, कोणार्क सूर्य मंदिर, खजुराहो, अजंता एलोरा की गुफा। क्या आपका आंसर होने वाला है? 4 क्वेश्चन आपके सामने है। कई दोस्तों, कई तो RCB हो गए 2 सवाल में, है ना। कई तो 2 सवाल में RCB हो गए भाई साहब, खाता ही नहीं खुल रहा उनका ना, खाता ही नहीं खुल रहा। और यकीन मानना तीसरे में भी खाता ही नहीं खुलेगा, ठीक है। हाँ देखो सवाल आपके सामने सुनो, सांची का स्तूप पूछो कब शामिल होता है। देखो सांची का स्तूप जो है वो 1989 के अंदर जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल होता है और मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूछूं आपसे, लिखना आपके ये किस में शामिल होता है आपके? अरे कोणार्क का सूर्य मंदिर छापना 1984 में शामिल होता है। खजुराहो की बात करूं आपसे, खजुराहो का जो मंदिर होगा छापना वो आपके 86 में शामिल होता है। और अजंता एलोरा गुफाएं जो आपके वो 83 में शामिल होती हैं। इसी 83 के अंदर आगरा जो है इसका ताजमहल भी शामिल होता है। इसी 83 में आपके जो आगरा का जो किला है, लाल किला, वो आगरा का जो किला है वो भी शामिल होता है। और इसी 83 में छापना आपके अजंता एलोरा गुफा जो है वो भी शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। किसी और का देख के आंसर नहीं छापना है, जो आपके दिल में हो ना उसी को मानना है, ठीक है। ऐसा मत करना कि यार कमेंट बॉक्स में डी आ रहा है तो आपने डी कर दिया ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो अजंता एलोरा गुफा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 1983 जो है ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। तहकीक तहकीक ए हिंद पुस्तक के राइटर कौन है? बताओ मुझे, तहकीक है हिंद जो है इस पुस्तक के राइटर कौन है? अलबरूनी है, गुलबदन बेगम है, अब्दुल हमीद है और फिरदौसी है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहां पर, ठीक है। तहकीक ए हिंद जो है इस पुस्तक के राइटर कौन है? अलबरूनी, गुलबदन
गुलबदन बेगम, अब्दुल हमीद और फिरदौसी, ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। देखो मैं जानता हूं दोस्तों, आप जिसका नाम नहीं सुना ना आपने, आप उसी को तुक्का मार देते हो ना कि फिरदौसी होंगे। अरे डोपा लाल, फिरदौसी लिखना आपके शाहनामा क्या है, फिरदौसी की पुस्तक कौन सी आपके शाहनामा पुस्तक का नाम है। अब्दुल हमीद की बात करूं, याद करो से, अरे अब्दुल हमीद दोस्तों याद करो, बादशाह नामा कौन सा है, बादशाह नामा जो है ये अब्दुल हमीद की पुस्तक है। गुलबदन बेगम पूछूं आपसे, सो आपके हुमायूं नामा कौन सा है, हुमायूं नामा जो है वो इनकी पुस्तक है। और रसगुल्ला जिसको आप किताब उल हिंद कहते हो, उसी को हम जो है तहकीक हिंद भी कहते हैं भाई साहब, लिख लो। जिसको दोस्तों आप किताब ए हुल कहते हो ना, जिसको आप किताब उल हिंद कहते हो, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को तहकीक हिंद भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, अल बरूनी करेक्ट आंसर। गुरुजी आपने ये क्यों नहीं पूछा किताब उल हिंद, ये तो हम सब जानते हैं भाई, किताब उल हिंद जो है वो अल बरूनी का आंसर होगा। अब बेटा ये तो आप सब जानते हो, पर इसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसलिए मैंने वो सवाल पूछ लिया। पहले दोस्तों मैं पूछने वाला था कौन सा आपसे, ये शाहनामा वाला सवाल पूछने वाला था, शाहनामा किसके राइटर है। पर फिर मैंने दिमाग लगाया कि यार आप तो फिरदौसी पे तुक्का मारोगे, तो फिरदौसी इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने कहा फिरदौसी को हटाओ आंसर में से, अल बरूनी को लेकर आओ। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया है, अल बरूनी इसका ठीक आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई साहब, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। बताओ गोनेरिया रोग का रोग वाहक कौन है। धत तेरी की भाई साहब, गुरुजी ये कहां से रोग आया है। तो गोनेरिया रोग का रोग वाहक कौन है, विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ। अरे ये सारे सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। गोनेरिया रोग का रोग वाहक पूछा गया है, ठीक है। पहली बात दोस्तों, गोनेरिया रोग को हिंदी में क्या बोलते हैं, याद करना। गोनेरिया जो रोग है, बताओ ABCD 4 ऑप्शन आपके सामने, क्या आपका आंसर होने वाला है। अरे रसगुल्ला, गोनेरिया दोस्तों रोग जो आपके, इसको हम बोलते हैं सुजाक, क्या बोलते हैं, सुजाक, ठीक है। जो जन्नांग जो होते हैं ना, जो जन्नांग जो होते हैं उनमें सूजन आती है इसके अंदर। और यह बीमारी कैसी है, यह बीमारी आपके STD बीमारी है, ठीक है। मतलब दोस्तों क्या है इसका, मतलब क्या है इसका, S का मतलब सेक्सुअल है, T का मतलब ट्रांसमिटेड है, और D का मतलब डिजीज है आपके, मतलब सेक्स करने से जो आपके डिजीज ट्रांसफर होती है, उसमें सुजाक रोग भी है। जन्नांग में सूजन इसके अंदर आती है, और सुजाक, और लिखना एक रोग और है सिफिलिस, कौन सा है, सिफिलिस रोग है। सवाल पूछे आपसे किससे दोस्तों होते हैं ये, तो ये लिखना आपके जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं, ऑप्शन नंबर बी छापना, बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गोनेरिया और सुजाक किससे होते हैं, दोनों का संबंध आपके, दोनों ही STD बीमारी हैं, दोनों का संबंध जन्नांगों से होता है। और मैंने कहा दोनों किससे होते हैं, दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर बी आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। RCB का भी दोस्तों शुरुआत के 2-4-5 मैच में खाता नहीं खुला ना, चिंता मत करो। RCB दोस्तों आपके शुरुआत के 6 मैच, आपके शुरुआत के 5-6 मैच हार गई थी, है ना, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। थियामिन है, नियासिन है, पायरोडोक्सिन है, और राइबोफ्लेविन। गुरुजी हम तो विटामिन B1 ही जानते हैं बस, केवल क्या गुरुजी, हम तो विटामिन B1 और B12 ही जानते हैं, इसके अलावा हमने कभी कोशिश भी नहीं की जानने की कि होता क्या है, ठीक है। हम तो 2 ही जानते हैं, विटामिन B1 और विटामिन B12। अरे ऑप्शन नंबर 1 वालों, अरे ये लो रसगुल्ला, ये लो थोड़ा पानी, इसमें भी डूबने के लिए, तुम तो डूब जाओगे इसके अंदर, कैसी कैसी बात करते हो ना। देखो दोस्तों, थियामिन क्या होता है, विटामिन B1 होता है, क्या होता है, थियामिन आपका विटामिन B1 होता है, ठीक है। नियासिन होता है विटामिन B3, क्या होता है, आपके नियासिन होता है विटामिन B3, और पायरोडोसिन क्या होता है आपके, ये B6 होता है, और राइबोफ्लेविन क्या होता है आपके, B2 होता है, ठीक है। तो राइबोफ्लेविन विटामिन B2 होता है, पायरोडोक्सिन आपके विटामिन B6 होता है, नियासिन विटामिन B3 होता है, और थियामिन विटामिन B1 होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आज का आंसर आने वाला है, राइबोफ्लेविन आपके ठीक आंसर है, ऑप्शन नंबर डी उसका करेक्ट आंसर है। ये लो भाई साहब, ये लो रसगुल्ला, इसको बोलते हैं टाए टाए फिश, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइबोफ्लेविन आपका करेक्ट दोस्तों आंसर है। B2 का नाम राइबोफ्लेविन है, B6 का नाम पायरोडोक्सिन है, और नियासिन B3 हो गया है, थियामिन आपके B1 हो चुका है। 6 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 15 में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधित भेदभाव के किस आधार का उल्लेखनीय है। भाई साहब 2 घंटे में 50 सवाल तैयार किए आपके लिए, ना 2 घंटे बैठकर तैयार किए। अब बताओ
क्वेश्चन नंबर 7, अनुच्छेद 15 में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश संबंधित भेदभाव के किस आधार का उल्लेख नहीं है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जन्म स्थान का, ऑप्शन नंबर बी धर्म का, ऑप्शन नंबर सी निवास स्थान का, ऑप्शन नंबर डी वंश का। बताओ ए बी सी डी क्या आंसर आपका होगा? अनुच्छेद 15 में क्या होगा बताओ? ए बी सी डी, जन्म स्थान, धर्म। आज सारे सवाल खुद ने बनाए, ठीक है, बैठ करके पेन से लिख कर बनाया ना, आपको दिखाऊंगा मेरी राइटिंग, ठीक है। जन्म स्थान, धर्म, निवास स्थान, वंश, क्या दोस्तों इसका आंसर होने वाला है? देखो अनुच्छेद तो 15 है आपका, आपने लिख लिया आंसर। अब देखो अनुच्छेद तो 15 जो है आपके, इसका 15(1) में जो है 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा प्रवेश के अंदर, वो लिखा हुआ है, ठीक है। ये 5 आधार कौन कौन से हैं? एक तो धर्म है लिखना, एक जाति है, एक वंश है, एक लिंग है और एक जन्म स्थान है, ठीक है। तो ये 5 आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ऐसा आर्टिकल 15(1) के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। 5 आधार है, धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान, प्रवेश में भेदभाव नहीं होगा। तो यहाँ पर जन्म स्थान होगा, धर्म होगा, निवास स्थान यहाँ पर नहीं होने वाला, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, और वंश भी दोस्तों होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया हमारा। निवास स्थान आर्टिकल नंबर 16 का है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 जो है ना, इस 16 के अंदर आपके 5 तो ये आधार है, इसके अलावा एक ओरिजिन आधार हो गया, उद्भव आधार हो गया है, और एक इसके अलावा रेजिडेंस आपके निवास स्थान हो गया है। तो ये 7 आधार जो है वो आर्टिकल 16 में, तो आर्टिकल 16 में 7 आधार है, आर्टिकल 15 में 5 आधार है, 5 तो यही है, इसके अलावा एक आपके ओरिजिन और एक निवास, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, ये थोड़ा इजी सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, पूछा गया आपसे, ठीक है। नागपुर के अंदर है, कोझिकोड के अंदर है, कानपुर के अंदर है, हैदराबाद के अंदर है। बताओ क्या आंसर होगा? कभी कभी दोस्तों एक आध इजी सवाल देने चाहिए, वरना आप छोड़ के भाग जाओगे, गुरुजी नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा, बाद में खेलूंगा, है ना। तो बताओ क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है ना? नागपुर, कोझिकोड, कानपुर, हैदराबाद, ये आपसे पूछा है। कईयों का तो इसका भी आंसर नहीं पड़ा, वो सोच रहे होंगे यार गुरुजी ये आसान है तो टफ क्या होगा? टफ भाई साहब बहुत खतरनाक होगा, ठीक है। नागपुर की सो बात करूं आपसे, देखो नागपुर जो है यहाँ पर पूछे आपसे कौन सा है, तो नीरी का मुख्यालय यहाँ पर किसका है? जो नीरी जो है ना आपके, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं N4 नेशनल। क्या बोलते हैं? N4 नेशनल होता है, E फॉर एनवायरमेंट होता है, फिर E फॉर इंजीनियरिंग होता है, R फॉर रिसर्च होता है, और I फॉर आपका इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। तो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आंसर कोझिकोड हो गया है, ऑप्शन नंबर बी कोझिकोड करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कोझिकोड केरल जो है। सो मसाला के लिए कौन फेमस आपके? अरे मसाला कहां पर आपके? मसाला स्पाइस केरल में मिलता है, तो कोझिकोड केरल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का सबसे आसान सवाल यही है, ठीक है। आज का सबसे आसान सवाल जो है वो यही है आपके, क्वेश्चन नंबर 8। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। भाई साहब तुम्हारा दोस्तों धुआं उठने वाला है, ठीक है, तुम्हारा धुआं उठने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 में, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अरे गुरुजी राज्य पूछ लेते तो बताते केरल आंसर है, आप पूछते हो यूटी कौन सा है। मतलब जो हमने छोड़ा है ना वही आप पूछ रहे हो, पर आपके दिमाग के तार तो खुलने चाहिए ना आपके, है ना। जब आईपीएल नहीं है तो पूरा आनंद लीजिए आज की क्लास का जो है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, बताओ ऑप्शन नंबर 1 पुदुचेरी, ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप, क्या आंसर होने वाला है? कई लोग तो कमेंट बॉक्स देख रहे हैं कौन क्या क्या लिख रहा है, हम भी वही लिख देंगे। कमेंट बॉक्स वालों को भी नहीं पता आंसर क्या है, वो भी तुक्का ही मार रहे हैं ना, तू भी तुक्का ही मार ले, ठीक है। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला यूटी कौन सा? सवाल आपसे पूछा है गुरुजी, ये खतरनाक सवाल दोस्तों, और ये सवाल मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, ये सीपीओ में आया हुआ सवाल है जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। देखो दोस्तों अगर पूछूं आपसे लिटरेसी में पहले स्थान पे कौन है आपके? केरल पहले स्थान पर है, पर ये तो रसगुल्ला राज्य है आपके। और सेकंड स्थान छापना लक्षद्वीप दोस्तों पूरे भारत में, सुन लो, लक्षद्वीप पूरे भारत में सेकंड स्थान पर है, पर आपने कभी कोशिश नहीं की जानने की, है ना। आपने केवल केरल लिख लिया, पहला स्थान केरल का, अंतिम स्थान बिहार, खत्म खेल, है ना। कभी आपने
प्रयास ही नहीं करा कि दूसरे स्थान पे कौन है, दूसरे पे रसगुल्ला लक्षद्वीप है। और सो लक्षद्वीप में मतलब इससे थोड़ी सी कम परसेंट है यहाँ पे, 92.28% जो है यहाँ लिटरेसी है। तो आंसर क्या होगा, लक्षद्वीप। चंडीगढ़ नहीं होगा रसगुल्ला, लक्षद्वीप होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं था भाई साहब कि ये दोनों आंसर होंगे। हम तो इन्हीं में घूम रहे हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 इसी में लगे पड़े हैं। लक्षद्वीप आंसर निकल गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, लक्षद्वीप जो है वो आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी है ना। क्वेश्चन नंबर 10, फिर तुम्हारी भैंस जाएगी पानी में, देखना। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। सवाल पूछा है, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 काजीरंगा, ऑप्शन नंबर बी केवला देव, ऑप्शन नंबर सी मानस, ऑप्शन नंबर डी नामदफा। क्या आपका आंसर होने वाला है, बताइए फटाक से। ये मैंने ही बनाया रसगुल्ला सवाल सारे, ठीक है। बताओ ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपके सामने, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप कहोगे तो टाइम टाइम पे मैं आपको आपका औकात दिखाता रहूंगा कि आपने कितनी पढ़ाई की, कितनी आप छोड़ चुके हो, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो टाइम टाइम पे ऐसा करता रहेंगे ना। बताओ काजीरंगा, केवला देव, मानस, नामदफा, ये चारों में से क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। कुछ लोग तो ये सोच रहे भाई साहब इसमें से है ना, ये जो मानस है ना, इसका नाम नहीं सुना आज तक, ये क्या राष्ट्रीय उद्यान बनेगा। यही दोस्तों आंसर होगा ना। कई तो ये सोच रहे हैं ये मानस का नाम ही नहीं सुना, सो ये क्या राष्ट्रीय उद्यान बनेगा। सो मानस जो है ना, कौन सा पता है, मानस उसे कौन, मानस कौन है जानते हो आप। मानस जो आपके यशस्वी जायसवाल रसगुल्ला ये यशस्वी जायसवाल आपके जो फाइनल मैच में चलते हैं भाई साहब, ठीक है। अरे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। नामदफा कहीं पर भी नहीं लिखना। अरुणाचल प्रदेश नामदफा जो है इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो नामदफा जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर है इसका उल्लेख नहीं है। बाकी काजीरंगा असम के अंदर इसका उल्लेख है। केवला देव का उल्लेख भी आपके जो कि राजस्थान के अंदर है। और जो मानस है आपके इसका उल्लेख भी है जो कि असम के अंदर है। नामदफा का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक के राइटर कौन है। गुरुजी यहाँ तो हम भी गिरने वाले हैं, ठीक है। हाँ तुमने तो बस प्यार में गिरना सीखा है। देखिए बुक का नाम देखना, द फॉल ऑफ ए स्पैरो, पुस्तक के लेखक कौन है। मैं जानता हूं तुम इसका क्या आंसर लगाओगे, ठीक है। इसलिए मैंने ऑप्शन भी बढ़िया बढ़िया दिए हैं, सोच समझ के ऑप्शन दिए। बताओ द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक के लेखक कौन है। करण जौहर, सलीम अली, अनीता देसाई और आपके माइकल जैक्सन। क्या आपका आंसर आने वाला है, आपको बताना है ए बी सी डी में से क्या इसका आंसर होगा। बताइए फटाक से कि द फॉल ऑफ ए स्पैरो पुस्तक के राइटर कौन है। करण जौहर, सलीम अली, अनीता देसाई, माइकल जैक्सन। दोस्तों कई लोगों ने दिमाग लगाया, गुरुजी इसमें स्पैरो दोस्तों आ रहा है क्या, इसमें स्पैरो आ रहा है। उनको पता नहीं है इसका आंसर क्या है, सच बता रहा हूँ पता नहीं है। उन्होंने दिमाग लगाया गुरुजी इसमें स्पैरो आ रहा है। और स्पैरो गोरैया होती है ना, स्पैरो से गोरैया होती है। ये एक पक्षी होता है, कौन, ये पक्षी होता है। और पक्षी पे आपके अध्ययन करने वाला सलीम अली होता है ना। कईयों ने तो ऐसे ही दिमाग लगाया और आंसर नंबर बी छाप दिया है। पर मैं आपको बता दूं इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तुम्हारा तुक्का ठीक बैठ गया रसगुल्ला ना, तुम्हारा तुक्का ठीक बैठ गया है। द फॉल ऑफ, कई लोगों ने तो चेंज कर दिया। जैसे मैंने बोला ना कि यार मैं जानता हूं तुम क्या आंसर देने वाले हो, उन्होंने चेंज कर दिया। यार सलीम अली नहीं देंगे, ये सर ने फंसाने के लिए दिया है, फंसाने के लिए नहीं दिया रसगुल्ला, ठीक आंसर है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सलीम अली, ठीक है। द फॉल ऑफ स्पैरो पुस्तक किसकी है, सलीम अली की है। ऑप्शन नंबर बी। डाइन किसका मात्रक है। गुरुजी डाइन तो है ना हमारे गांव में रहती है भाई साहब, है ना। ये वो डाइन नहीं रसगुल्ला है ना। डाइन किसका मात्रक है। आवेग का, संवेग का, बलाघूर्ण का लिखना, आपके बल आघूर्ण का, इसको बोलते हैं बल आघूर्ण का, बलाघूर्ण का और बल का। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताओ डाइन किसका मात्रक है। डाइन किसका मात्रक है, आवेग का, संवेग का, बलाघूर्ण का और बल का। 4 ऑप्शन आपके सामने है। अरे दोस्तों आवेग, संवेग, बलाघूर्ण, बल, बताओ डाइन किसका मात्रक है। ये पढ़ाई डाइन खाए जात है क्या, ये पढ़ाई डाइन खाए जात है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दोस्तों आपके बल का मात्रक। ओ तेरी गुरुजी सही में हमने तो बल दोस्तों आज तक जो है न्यूटन ही पढ़ा है। तो तुम्हारा बल निकालने के लिए सवाल दिया है। बल दोस्तों न्यूटन होता है, ठीक बात है। पर अगर कभी पूछे आपसे कि बल का जो सीजीएस
सेल्सियस पद्धति जो होती है उसमें मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्या डाइन होता है? और 1 न्यूटन जो है ना, 1 न्यूटन जो है 10 की पावर पूछूं आपसे 5 डाइन के बराबर होता है। लिख लो इस बात को, 1 न्यूटन जो है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आंसर होगा इसका।